हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग को ठीक है अगली क्लास पढ़नी है जिसमें हम लोग को चैप्टर 2 है। ठीक है, लेसन 2 लिख लीजिएगा या चैप्टर 2 लिख लीजिएगा। ठीक है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है। ये चैप्टर आपका 2 है। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ना है अम्ल क्षारक तथा लवण के बारे में। ठीक है, ध्यान से समझना है कि अम्ल क्षारक तथा लवण, इसको नोट कर लीजिएगा कि लेसन का नाम चैप्टर 2 है। ठीक है, ये चैप्टर 2 है, अम्ल क्षारक तथा लवण। ठीक है, तो देखिए हमसे अब बात की अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया जाए। ठीक है, तो देखिए अम्ल क्षारक तथा लवण क्या होते हैं। अरे जितने भी रासायनिक यौगिक होते हैं, जितने भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स को ठीक है रासायनिक यौगिकों को उनके कराए कि भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों के आधार पर ठीक है कराए उनको अम्ल क्षारक तथा लवण के रूप में वर्गीकृत किया गया था। माने जितने भी आप केमिकल कंपाउंड्स देखेंगे, रासायनिक यौगिक देखेंगे, उन रासायनिक यौगिकों को उनके गुणों के आधार पर ठीक है माने भौतिक रासायनिक गुणों के आधार पर उनको किसमें बांट दिया गया था, तो अम्ल में बांट दिया गया, क्षारक में बांट दिया गया, लवण में बांट दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखना जितने भी आप केमिकल कंपाउंड्स पढ़ते हैं, ठीक है रासायनिक यौगिक पढ़ते हैं, उन रासायनिक यौगिकों को क्या किया गया था, उन रासायनिक यौगिकों को ठीक है कह रहा है कि अम्ल क्षारक तथा लवण में बांट दिया गया था। ठीक है, ठीक है कह रहा है कि जंतुओं तथा मनुष्यों के अधिकांश पाचक रसों में अम्ल होते हैं। कह रहा है जंतु जो होते हैं और मनुष्य होते हैं, उनके पाचक रसों में क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। माने जो हमारा पाचक रस होता है, अमाशय होता है, अमाशय में ठीक है आप जानते हैं कि अम्ल ही होते हैं। तो वही कह रहा है कि जो जंतु होते हैं और मनुष्य होते हैं, उनके सभी पाचक रसों में क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। ठीक है, जंतुओं तथा पाचक रसों में जंतुओं तथा मनुष्यों के पाचक रसों में क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। ठीक है, एवं भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद उसमें उपस्थित अम्ल तथा क्षारक के कारण होता है। कहा कि जैसे हम भोजन का खट्टा स्वाद, कड़वा स्वाद कैसे पता कर पाते हैं, तो ध्यान समझना है कि भोजन का कह रहा है कि जो भोजन होता है, भोजन का खट्टा चाहे कड़वा स्वाद किसी कारण कर पाते हैं, तो अम्ल और क्षारक के कारण ही कर पाते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जितने भी रासायनिक यौगिक होते हैं, रासायनिक यौगिकों को ठीक है उनके गुणों के आधार पर अम्ल तथा क्षारक या लवण में बांटा गया था। फिर समझना है कि कह रहा है कि जो जंतु और मनुष्य होते हैं, जंतु और मनुष्य के पाचक रसों में जो अमाशय होता है, पेट होता है, उसमें जो पाचक रस होते हैं, ठीक है उन पाचक रसों में ही क्या होते हैं, कह रहा है कि आपके अम्ल होते हैं। ठीक है, कह रहा है कि कोई भी भोज्य पदार्थ हो, उस भोज्य पदार्थ का हम लोग ठीक है खट्टा कड़वा स्वाद किसके कारण कर पाते हैं, तो अम्ल और क्षारक के कारण ही कर पाते हैं। तो वही हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर, अम्ल क्षारक तथा लवण। चैप्टर का नाम ही है अम्ल क्षारक तथा लवण। तो वही जनरली थोड़ा सा ओवरव्यू बता दिया गया आपको कि जो भी हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं, खाने होते हैं, उनका खट्टा और कड़वा स्वाद किसी कारण होता है, तो ध्यान रखना अम्ल और क्षारक के कारण ही होता है। ठीक है, और हमारे अमाशय में कह रहा है कि जो रस पाया जाता है, ठीक है या जंतुओं के जो कह रहा है कि पाचक रसों में जो केमिकल पदार्थ होता है वह क्या होते हैं, वह अम्ल ही होते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग का पहली हेडिंग रहेगी अम्ल। ठीक है, इसमें पहली हम लोग की हेडिंग रहेगी अम्ल। ठीक है, अम्ल, एसिड्स। ठीक है, अम्ल के बारे में, तो अम्ल किसे कहते हैं, तो सबसे पहले जो रासायनिक यौगिक खोज किया गया था, पता किया गया था, तो उसके ठीक है कैटेगराइज करने के लिए अम्ल तथा क्षारक तथा लवण में डिवाइड करने के लिए क्या किया गया, तो लोग क्या करते थे, उसको टेस्ट करते थे। टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करते थे, उसका कैटेगराइज करते थे या क्लासिफिकेशन करते थे उसका। ठीक है, माने जब उसको चखते थे तो उसका अगर स्वाद कैसा हो जाए, खट्टा हो जाए, तो उसको अम्ल की कैटेगरी में रख देते थे, कड़वा हो जाए तो बेस की प्रकृति में रखा जाता था, ऐसे उसको कैटेगराइज करते थे। तो वही अम्ल के बारे में हम बोल सकते हैं सामान्य परिभाषा कि वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, माने वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं।
ठीक है, तो ध्यान समझना है कि प्रारंभ में जो यौगिक थे उनकी, ठीक है, पहचान करने के लिए उनको कैसे पहचाना गया, तो अम्लों की पहचान करने के लिए सबसे पहले क्या किया गया, उनके टेस्ट माने उनको स्वाद माने चख कर और लिटमस पेपर के अकॉर्डिंग ही उनका क्लासिफिकेशन किया गया था। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक डिफिनेशन देते हैं, समझ रहा है ना, माने जितने भी एसिड्स हैं उन एसिड्स का, ठीक है, क्लासिफिकेशन कैसे किया गया था। तो प्रारंभिक कंडीशन में सबसे पहले क्या किया गया था, तो उनको चख कर टेस्ट करके और करेक्ट लिटमस पेपर के अकॉर्डिंग उनको क्या किया गया था, क्लासिफिकेशन किया गया था। तो वही हम बताए हैं कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो इसके लिखिएगा कि वे पदार्थ, डिफिनेशन क्या लिखी जाएगी कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि डिफिनेशन क्या लिखी गई है कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे अम्ल कहते हैं। तो प्रारंभ में अम्ल की डिफिनेशन यह दी गई थी कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, माने जो स्वाद में खट्टे होंगे, और कह रहा है कि जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, माने एक पत्र होता है, ठीक है, एक इंडिकेटर होता है, उस इंडिकेटर के माध्यम से पता किया जाता है कि वो एसिड है या बेस है। तो वही कह रहा है कि अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जैसे इनको नीले लिटमस पेपर में डाला जाता है तो कैसे हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। तो उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, अम्ल कहेंगे। तो ये आपकी अम्ल की डिफिनेशन है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे इसको, इंग्लिश में लिखेंगे सब्सटेंस दैट, लिखिएगा इंग्लिश में इसको, सबस्टेंस that test sour, ठीक है, substance that test sour and turn, ठीक है, blue litmus turn blue litmus paper into red is called, आर लिखिएगा, आर कॉल्ड एसिड्स। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, आर कॉल्ड एसिड्स। तो कह रहे सब्सटेंस दैट टेस्ट सॉर, माने वह पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो वही लिखा गया सब्सटेंस दैट टेस्ट सॉर, माने ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को किस में बदल देते हैं, लाल में बदल देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान समझना है कि सब्सटेंस दैट टेस्ट सॉर एंड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, ठीक है, कॉल्ड एसिड्स। ध्यान समझना कि एसिड किसे कहते हैं कि वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को किसे बदल देते हैं, लाल में बदल देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान समझना है कि अम्ल क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रारंभ में अम्ल की यह डिफिनेशन दी गई थी। ठीक है, जो अम्ल थे, अम्ल की प्रारंभ में डिफिनेशन, ठीक है, यह दी गई थी, उसको चेक करके लिटमस पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो पदार्थ थे उसको डिवाइड किया गया था। तो ध्यान समझना है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे, एक सामान्य अगर डिफिनेशन हमको बताई देगी तो हम यही बताएंगे
कि अम्ल वे पदार्थ है जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। इसकी ट्रिक लिख सकते हैं, ठीक है। ABR लिखा जा सकता है, ठीक है। ए का मतलब हम बोल सकते हैं एसिड होते हैं, ठीक है, एसिड, ठीक है। बी का मतलब होता है ब्लू, आर का मतलब होता है रेड। माने जो एसिड होंगे वो ब्लू लिटमस को किसमें टर्न कर देंगे? रेड में बदल देते हैं। तो ध्यान रखना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहेंगे, ठीक है। तो वही ये इसको ट्रिक को याद रखिएगा कि अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस को किसमें बदल देते हैं? रेड में बदल देते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। तो ट्रिक भी नोट कर लीजिएगा, ABR, ठीक है, कि अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को किसमें बदल देते हैं? लाल में बदल देते हैं, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। जैसे बोला जाए, ठीक है। अब एग्जाम्पल के हम बारे में बात करेंगे, जैसे एग्जाम्पल में समझिएगा, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें, ठीक है, तो नोट करिएगा एग्जाम्पल। जैसे जैसे हम बोले कि सिरका हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, ठीक है, सिरका, ठीक है, विनीगर, सिरका जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विनीगर बोला जाता है, ठीक है। सिरका जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? विनीगर। सिरका, विनीगर, कामा सिट्रिक फल, सिट्रिक फल, ठीक है, सिट्रिक फल, सिट्रिक फल, सिट्रिक फ्रूट्स, ठीक है, सिट्रिक फ्रूट्स, ठीक है, सिट्रिक फ्रूट्स, ठीक है, सिट्रिक फ्रूट्स। जैसे हम बोल सकते हैं नींबू हो गया, ठीक है, संतरा हो गया, ये सब क्या होते हैं? सिट्रिक फ्रूट्स बोले जाते हैं, ठीक है। और ठीक है, और आप बोल सकते हैं, ठीक है, इमली, इमली, ठीक है। इमली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में इसको बोला जाता है टर्मरिंड बोलते हैं, टर्मरिंड, ठीक है। ध्यान रखना, इसमें क्या होते हैं? तो कह रहा है भाई इसमें आपका एसिटिक अम्ल भी होता है, ठीक है, माने एसिटिक अम्ल भी होता है, ठीक है। ध्यान रखना, इमली में तीनों प्रकार के अम्ल पाए जाएंगे। इस सिट्रिक अम्ल भी होगा, ठीक है, सिट्रिक अम्ल भी होता है और टार्ट्रिक और टार्ट्रिक अम्ल भी होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है कि जो ठीक है, अम्ल किसे कहते हैं? तो ध्यान समझना है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस किसमें बदल देते हैं? लाल में बदल देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। फिर लिखा गया, इंग्लिश में बात करेंगे तो सब्सटेंस दैट टेस्ट सॉर, माने वह पदार्थ जिसका स्वाद कैसा हो? खट्टा हो, एंड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कॉल्ड एसिड्स, ठीक है। जो ब्लू लिटमस पेपर को किसमें बदल दे? रेड में बदल दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखा गया सिरका, ठीक है, सिट्रिक फल, सिट्रिक फल में कौन आ जाएंगे? जैसे हम बोल सकते हैं कि नींबू, संतरा और इमली जिसको टर्मरिक बोला जाता है। इमली में आपको तीनों प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, एसिड माने हम एसिटिक अम्ल भी बोल सकते हैं, सिट्रिक अम्ल भी बोल सकते हैं, टार्ट्रिक अम्ल बोल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो इमली होता है, इमली में तीनों प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। ये इनकी कुछ एग्जाम्पल है। आप जानते हैं कि जैसे आम हो गया, ठीक है, इमली हो गई, ठीक, अंगूर हो गए, ये सब क्या होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये सब आपके एग्जाम्पल है इसके कि इन सभी पदार्थों को अगर हम टेस्ट करते हैं तो इनका स्वाद कैसा होगा? खट्टा होता है।
तो वही लिखा है कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस किसमें बदल लेते हैं, लाल में बदल लेते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे हम बात करते हैं, एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिएगा, सिरका, सिट्रिक फल में नींबू, संतरा, इमली। इमली में ध्यान रखना है कि आपको तीनों प्रकार के अम्ल होते हैं, एसिटिक अम्ल भी, सिट्रिक अम्ल भी, अटार्ट्रिक अम्ल भी। ये तीनों नोट कर लीजिए। फिर आगे नोट पॉइंट बता रहे हैं। चलिए देखिए, जो कह रहा है कि जो अम्ल है, अम्ल शब्द की उत्पत्ति, ठीक है, एक लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। ठीक है, ध्यान समझना है कि जो अम्ल है, अम्ल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो अम्ल शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन भाषा के शब्द एसिड से हुई है। ठीक है, एसिड का मतलब ही होता है खट्टा। ठीक है, इसको नोट करिएगा कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति, ठीक है, ठीक है, लिखिएगा नोट में। ठीक है, कि जो अम्ल है, अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिड्स, नोट में लिखिएगा, अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिड्स शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ, खट्टा, जिसका शाब्दिक अर्थ खट्टा होता है, ठीक है, यहाँ समझना है कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिड्स से हुई है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ खट्टा होता है। तो नोट कर लीजिएगा कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, ठीक है, एसिड्स शब्द से हुई है। ठीक है, लैटिन भाषा के एसिड शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिड शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है। तो इसको नोट पॉइंट में नोट कर लीजिएगा। ठीक, कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे द वर्ड, इसी को इंग्लिश में लिखा जाएगा द वर्ड एसिड्स, द वर्ड एसिड is derived, the word acid is derived from Latin word। ठीक है, करा है कि द वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिड्स, एसिड्स एसिड्स which means sour in taste, ठीक है, तो नोट करिएगा कि एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, ठीक है, द वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिड्स विच मीन्स सॉर इन टेस्ट। ठीक है, तो एसिड शब्द की उत्पत्ति, ठीक है, एक लैटिन वर्ड के एसिड से हुई है। ध्यान रखना है कि जो एसिड शब्द है, एसिड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो कह रहे लैटिन वर्ड से हुई है। ठीक है, जिसका मतलब होता है सॉर माने खट्टा। ठीक है, तो वही आपको डिस्कशन में भी बताया गया कि सबसे पहले जो भी कंपाउंड्स थे, ठीक, रासायनिक केमिकल कंपाउंड्स थे,
उनका पता किसके द्वारा किया गया था, उनको टेस्ट के अकॉर्डिंग किया गया था और लिटमस पेपर के आधार पर उनको कैटेगराइज किया गया था। तो वही डिफिनेशन भी लिखाई गई है कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। इंग्लिश में लिखाई गई डिफिनेशन कि सब्सटेंस दैट टेस्ट सॉर एंड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड आर कॉल्ड एसिड्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल में भी आपको बताया गया था कि जैसे सिरका हो गया, सिट्रिक फल, ठीक है, इमली हो गए, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपको एसिड्स बोले जाते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सब एसिड के एग्जांपल है। नोट कर लीजिएगा, ये सब किसके एग्जांपल है, ठीक है। और नोट कार्ड लिखा गया है, ठीक है। नोट में लिखा है कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति, ठीक है, लैटिन भाषा के एसिड से शब्द से हुई है। माने जो अम्ल है, अम्ल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, ठीक है, एसिड शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ खट्टा होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द, ठीक है, एसिड से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ खट्टा होता है। इंग्लिश में लिखा गया है कि द वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, माने एसिड वर्ड डिराइव्ड किया गया लैटिन वर्ड एसिड से, विच मींस सॉर टेस्ट होता है, जिसका मतलब होता है खट्टा। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे एक डिफिनेशन और एसिड्स की देखेंगे। दूसरी डिफिनेशन देखिएगा कि एक वैज्ञानिक है, कुछ वैज्ञानिकों ने भी अपनी एसिड्स के बारे में डिफिनेशन दिया है। ठीक है, तो उसको लिखिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्हेनियस का सिद्धांत। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था आर्हेनियस, उन्होंने भी एसिड्स के बारे में कुछ अपने डिफिनेशन दिए हैं। ठीक है, तो इन्होंने रासायनिक प्रयोग के अकॉर्डिंग अपने क्या दिए, एसिड्स की डिफिनेशन दिए। ठीक है, ध्यान रखना है कि अम्ल की डिफिनेशन आर्हेनियस ने, ठीक है, केमिकल प्रैक्टिकल के माध्यम से ही उसका क्या किया, अपना डिफिनेशन दिया। ठीक है, माने उसको रासायनिक प्रयोग के अकॉर्डिंग उसकी डिफिनेशन दिया। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्हेनियस का सिद्धांत। ठीक है, तो आर्हेनियस का सिद्धांत क्या, उसको नोट करिएगा कि आर्हेनियस सिद्धांत के अकॉर्डिंग अम्ल की परिभाषा। ठीक है, तो हेडिंग लिखिएगा आर्हेनियस, आर्हेनियस सिद्धांत, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल की परिभाषा, अम्ल की परिभाषा। ठीक है, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल की परिभाषा। तो आर्हेनियस ने क्या बताया बाबू, ध्यान समझना कि आर्हेनियस ने क्या बताया अम्ल के बारे में। आर्हेनियस ने कहा कि अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, या जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, और उसके अलावा कुछ नहीं देते हैं, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहेंगे। माने आर्हेनियस ने कहा कि अम्ल वो पदार्थ है, ठीक है, जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। माने आर्हेनियस ने कहा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं और हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य आयन नहीं देते हैं, ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, माने हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धन आयन नहीं देंगे, तो ऐसे पदार्थ को उन्होंने क्या कहा, ऐसे पदार्थ को उन्होंने अम्ल कहा, ऐसे पदार्थ को उन्होंने अम्ल कहा। ठीक है, तो लिखिएगा कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, ठीक है, थियरी, ठीक है, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार ठीक है, तो आर्हेनियस ने कहा, क्या कहा, तो लिखिए वे पदार्थ जो जलीय विलयन, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, ठीक है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर
वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन माने वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन माने ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन ब्रैकेट में H प्लस देते हैं, ठीक है। माने ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है। आर्हेनियस ने क्या कहा भाई? आर्हेनियस ने कहा कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर, मैंने कहा कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य आयन नहीं देते हैं, उसे उन्होंने क्या कहा? अम्ल कहा। यह आर्हेनियस सिद्धांत है जो पेपर में डिफिनेशन आती है तो लिखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफिनेशन, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा कि ऐसे पदार्थ, ठीक है, जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धन आयन नहीं देते हैं, ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे? अम्ल कहते हैं। तो नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। और आर्हेनियस ने कहा क्या कहा? तो और आर्हेनियस ने कहा कि जितने भी अम्ल होते हैं सभी अम्लों में आपके, ठीक है, हाइड्रोजन उपस्थित होता है। आर्हेनियस ने बताया कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होता है, ठीक है। आर्हेनियस ने कहा कि सभी अम्लों में, ठीक है, सभी अम्लों में हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होता है, ठीक है। बाद में इनका अन्य वैज्ञानिकों ने क्या किया है, ठीक है, लुईस वैज्ञानिक आए तो इनके नियमों का खंडन किया। बहुत सारे वैज्ञानिक आए इनके नियमों को, ठीक है, कुछ गलत साबित किया गया है, लेकिन तब बहुत इनके रूल, कुछ रूल इनके क्या है, मान्य है। तो इसलिए इसको समझिएगा कि आर्हेनियस ने कहा कि सभी अम्लों में क्या होते हैं? हाइड्रोजन उपस्थित होता है, ठीक है। इन्होंने कहा कि जितने भी आप अम्ल देखेंगे सभी अम्लों में क्या होता है? हाइड्रोजन उपस्थित होता है। जैसे अगर हम बात करें तो अब बात करें हम लोग HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में बात कर दें, सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में बात कर दें, ठीक है, H3PO4 के बारे में बात करें, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल के बारे में बात करें, ठीक है, एसिटिक अम्ल CH3COOH के बारे में बात करें, फार्मिक अम्ल, ठीक है। सभी जितने भी अम्ल हैं सभी अम्लों में उन्होंने क्या देखा भाई? इनका कहना का मतलब था जितने भी अम्ल होते हैं, ठीक, HCl के बारे में बात करें, ठीक है, यह सभी अम्ल जो है इन सभी अम्लों में क्या होता है? कह रहा हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जितने भी अम्ल होते हैं, जितने भी अम्ल होंगे सभी अम्लों में क्या होगा? हाइड्रोजन उपस्थित होता है, ठीक है। जैसे आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, हाइड्रोजन फॉस्फेट हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, फार्मिक अम्ल हो गया, आपका हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, यह सभी अम्ल है। इन सभी अम्लों में देख रहे हैं हाइड्रोजन आपको उपस्थित है। इनका तो इन्होंने कहा कि सभी अम्लों में क्या होते हैं? हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये आर्हेनियस सिद्धांत नोट कर लीजिएगा कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धन आयन नहीं देते हैं, ऐसे, ठीक है, पदार्थ को उन्होंने क्या कहा? अम्ल कहा। सभी अम्लों में हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब इस डिफिनेशन को हम लोग इंग्लिश में देखेंगे, फिर इसके बारे में और, ठीक है, एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में देखा जाए, ठीक है। तो हिंदी में सभी लोग को समझ में आया होगा कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य आयन नहीं देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं।
सभी अम्लों में हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होता है। यह आर्हेनियस का कहना था। अब इसी को इंग्लिश में लिखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो आर्हेनियस के सिद्धांत बहुत मान्य है, ठीक है। क्लास 11th में जाएंगे तभी भी आपको आर्हेनियस का सिद्धांत पढ़ना है, लुईस का पढ़ना है, ठीक है। और वैज्ञानिक जो अपने, ठीक है, कुछ रूल्स दिए हैं आर्हेनियस अम्ल के बारे में, ठीक है। चलिए, तो इंग्लिश में लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थियरी, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। तो लिखिएगा इसमें, सब्सटेंस दैट डिसोसिएट, सब्सटेंस, substance that dissociate, substance that dissociate, substance that dissociate in a aqueous, ठीक है, aqueous solution, aqueous solution, ठीक है। ठीक है, लिखा गया कि सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव ओनली, टू गिव ओनली, टू गिव ओनली हाइड्रोजन आयन, टू गिव ओनली हाइड्रोजन आयंस, टू गिव ओनली हाइड्रोजन आयंस, ठीक, आर कॉल्ड एसिड्स, ठीक है, आर कॉल्ड एसिड्स। आर्हेनियस ने कहा भाई कि सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव ओनली हाइड्रोजन आयन, माने हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कुछ अन्य न दे, ओनली आ गया मतलब इसके अलावा कुछ ना हो, ठीक है। तो डायरेक्ट इंग्लिश में यही होगा कि सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव ओनली हाइड्रोजन आयंस आर कॉल्ड एसिड्स, माने ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा कि सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव ओनली हाइड्रोजन आयंस आर कॉल्ड एसिड्स, ठीक है। नोट कर लीजिए, कह रहा है कि देयरफॉर इट इज क्लियर, ठीक, दैट ऑल एसिड्स कंटेन द एलिमेंट हाइड्रोजन, ठीक है, इनका कहना था, ठीक है। देयरफॉर it is clear, therefore it is clear that all acids contains, ठीक है, therefore it is clear that all acids contains, ठीक, the elements, contains the element, contains the element हाइड्रोजन, ठीक है। माने भाई आर्हेनियस ने कहा कि सभी जो एसिड्स होते हैं, ठीक है, सभी एसिड में क्या होते हैं, हाइड्रोजन होता है, ठीक। तो वही यहाँ पे लिखा देयरफॉर इट इज क्लियर, माने यह स्पष्ट है कि ऑल एसिड, सभी एसिड में कंटेन होता है द एलिमेंट, माने कौन सा तत्व, हाइड्रोजन। तो वही इन्होंने कहा कि इट इज क्लियर दैट ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन एलिमेंट, माने सभी तत्वों में क्या होते हैं, करक सभी जो एसिड्स होते हैं, सभी एसिड में कौन सा तत्व होता है, तो हाइड्रोजन होता है, यह आर्हेनियस ने कहा था। तो नोट कर लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थियरी,
सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव ओनली हाइड्रोजन आयन आर कॉल्ड एसिड्स। माने वह पदार्थ जो जलीय विलयन में केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे अम्ल कहते हैं। आर्हेनियस ने कहा कि सभी अम्लों में क्या होते हैं, सभी अम्लों में हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है। आर्हेनियस ने कहा सभी अम्लों में हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है, सभी अम्लों में हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए कि सभी अम्लों में क्या होते हैं, हाइड्रोजन अणु उपस्थित होते हैं। यह किसकी डिफिनेशन थी, यह आर्हेनियस की डिफिनेशन थी। ठीक है, तो आर्हेनियस ने इसके बारे में कहा, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स, अम्ल के प्रकार। ठीक है, आगे हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ एसिड्स, अम्ल के प्रकार। ठीक है, तो सभी लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, अगर हेडिंग से रिलेटेड चाहे टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, तो आप कमेंट करके, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट को भेज सकते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम जो भी उसमें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बाईलैंग्वेज है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, जैसी आपकी इच्छा आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान समझना है कि अगर आर्हेनियस का सिद्धांत हमसे बात किया जाएगा तो यह लिखेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल बात करें, देखिए जैसे बात करें भाई आपका HCl है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, जैसे अगर इसको जलीय विलयन में हम डिसॉल्व करते हैं, डिसोसिएट किया जाता है, तो यह H+ और Cl- में क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, तो ध्यान समझना है कि वही आप लिखा गया कि सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव ओनली हाइड्रोजन आयन। ठीक है, माने केवल हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त भाई अन्य कोई धन आयन नहीं देगा। ठीक है, माने क्लोरीन आयन तो माने ऋण आयन हो सकते हैं, लेकिन केवल धन आयन का राय के रूप में कौन होने चाहिए, हाइड्रोजन होने चाहिए। इसलिए यहाँ पे देखें हाइड्रोजन आयन है, इस प्रकार का जो सब्सटेंस होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, एसिड्स कहेंगे। ठीक है, चलिए अब टाइप्स ऑफ हम लोग क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ हम लोग को एसिड्स के बारे में पढ़ना है। तो हेडिंग लिखिएगा टाइप्स ऑफ एसिड्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ एसिड्स, अम्ल के प्रकार। ठीक है, अब हेडिंग लिखिएगा टाइप्स ऑफ एसिड्स, अम्ल के प्रकार। तो अम्ल को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, अम्ल को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं प्रबल अम्ल, दूसरे को बोला जाता है दुर्बल अम्ल। ठीक है, एक को बोलते हैं प्रबल अम्ल, एक को बोला जाता है दुर्बल अम्ल। अम्लों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। हेडिंग लिखिएगा टाइप्स ऑफ एसिड, अम्लों के प्रकार। अम्लों के प्रकार, लिखिएगा अम्लों के प्रकार। प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड, टाइप्स ऑफ एसिड्स लिखिएगा नीचे से। अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, के होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड, अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड। अम्ल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा होता है, तो पहला आपका होता है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरा आपका होता है दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। ठीक है, दूसरा आपका होता है दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, जिसको हम लोग बोलते हैं वीक एसिड। ठीक है, तो अम्ल आपके कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना, अम्ल आपके मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्रबल अम्ल, एक होता है आपका दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो वही लिखा गया है कि अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड्स, एक को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं और दूसरे को हम लोग बोलते हैं वीक एसिड। ठीक है,
तो नोट कर लीजिएगा कि अम्लों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। अम्लों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका प्रबल अम्ल होता है, जबकि दूसरा आपका दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, तो अम्लों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? अम्लों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, प्रबल अम्ल, दूसरा आपका दुर्बल अम्ल। ठीक है, इसमें पहली हेडिंग लिखिएगा सभी लोग प्रबल अम्ल के बारे में। ठीक है, कि प्रबल अम्ल किसे कहेंगे। ठीक है, तो हम 1 बाई 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़े प्रबल अम्ल के बारे में। ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहा जाता है। ठीक है, तो भाई स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं समझना है कैसे। अब ठीक है, आर्हेनियस सिद्धांत के अकॉर्डिंग अब बात की जाए तो अम्ल के बारे में, तो कह रहा है कि ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाए। ठीक है, माने वह अम्ल जो जल में पूरी तरह से वियोजित हो जाता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। ऐसा अम्ल जो जल में पूरी तरह से वियोजित हो जाए, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए, या ठीक है कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए। ठीक है, ऐसे अम्लों को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल बोला जाता है। तो इसमें पहली हेडिंग आपकी रहेगी। ठीक है, जैसे फर्स्ट हेडिंग लिखिएगा आप लोग स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, प्रबल अम्ल। ठीक है, प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा डिफिनेशन? माने वे अम्ल जो जल में पूरी तरह से आयनित या वियोजित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। तो लिखिएगा वे अम्ल जो जल में वे अम्ल जो जल में ठीक है पूरी तरह से आयनित या वियोजित करा है कि वे अम्ल जो जल में पूरी तरह से आयनित या वियोजित होते हैं। करा है कि ऐसे अम्ल जो जल में पूरी तरह से आयनित या वियोजित होते हैं। ठीक है, ठीक है, माने ऐसे अम्ल जो जल में पूरी तरह से आयनित या वियोजित होते हैं। ठीक है, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड किसे बोला जाता है? तो ध्यान समझना है कि ऐसे अम्ल जो जल में पूरी तरह से कराए कि आयनित या वियोजित हो जाते हैं, उस अम्लों को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रबल अम्ल कहते हैं। अम्लों को 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन से? एक को हम लोग बोलते हैं प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड, एक को बोला जाता है दुर्बल अम्ल जिसको वीक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो वे अम्ल जो जल में पूरी तरह से अगर आयनित हो जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे अम्लों को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रबल अम्ल बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है। ठीक है, तो इसको नोट करिएगा, इंग्लिश में इसको लिखेंगे। ठीक है, तो लिखिए एसिड दैट कंप्लीटली ठीक है आयनाइज और डिसोसिएट इन वाटर। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे। इंग्लिश में क्या लिखा जाएगा? लिखिएगा कि एसिड दैट कंप्लीटली ठीक है एसिड दैट कंप्लीटली आयनाइज ठीक है आयोनाइज और डिसोसिएट ठीक है, करा है कि एसिड दैट कंप्लीटली आयोनाइज ठीक है एंड आयोनाइज और डिसोसिएट इन वाटर ठीक है आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स ठीक है आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, तो करा एसिड्स दैट कंप्लीटली ठीक है आयनाइज ठीक आर डिसोसिएट इन वाटर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर हमसे स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बात करेगा तो हम बोलेंगे वे अम्ल जो जल में पूरी तरह से आयनित या वियोजित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है। वो इंग्लिश में लिखा गया है कि एसिड दैट
कंप्लीटली आयनाइज आर डिसोसिएट इन वाटर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अब ध्यान समझना है कि ठीक है, तो इसके डिसोसिएट के अकॉर्डिंग या वियोजित होने के अकॉर्डिंग उसको बांटा गया है। लेकिन हम कैसे समझेंगे? तो कह रहे हैं जितने भी खनिज या धातु युक्त जो बोला जाता है अम्ल होते हैं, ऐसे अम्लों को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल बोला जाता है। ठीक है, तो नोट में लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, कि खनिज अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, माने खनिजों से जो प्राप्त अम्ल होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, उसे हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। तो इसको नोट में लिख लीजिएगा। ठीक है, कि खनिजों से प्राप्त अम्ल को, ठीक है, खनिजों से प्राप्त खनिजों से प्राप्त अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है, खनिजों से प्राप्त अम्लों को हम लोग क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है, या खनिजों से जो प्राप्त अम्ल होते हैं, ठीक है, वह प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक है, खनिजों से प्राप्त अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक है, खनिजों से जो प्राप्त अम्ल होते हैं वह कैसे होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या लिखिएगा? तो इंग्लिश में लिखिएगा कि एसिड्स, ठीक है, एसिड्स ऑब्टेन एसिड ऑब्टेन ऑब्टेन्ड, ठीक है, फ्रॉम मिनरल्स, ठीक है, एसिड ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स आर आल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, वो कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो वही लिखा गया है कि एसिड ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स आर आल्सो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड। माने जो भी कराई खनिजों से अम्ल प्राप्त होते हैं वह कैसे अम्ल होते हैं? तो वह सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना जितने भी हम खनिजों से प्राप्त अम्ल प्राप्त करेंगे वह सभी अम्ल कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक है, जैसे में अगर बात किया जाए प्रबल अम्ल के बारे में, तो कौन होता है आपका? हम लोग बात करेंगे H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, HCl होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड हो जाएगा। ठीक है, और कौन हो सकता है? तो और आपका HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है, ये सब कैसे अम्ल होते हैं? तो ध्यान समझना ये सब प्रबल अम्ल होते हैं। तो ये लिखा है कि एसिड ऑब्टेन फ्रॉम, ठीक है, एग्जाम्पल में इसको लिख लीजिएगा प्रबल अम्ल का। ठीक है, ये सभी अम्ल कैसे हैं? इन सभी अम्लों को हम लोग प्रबल अम्ल बोलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल हो गया, हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया। ये सभी अम्ल कैसे हैं? ये सभी प्रबल अम्ल है। ठीक है, तो यह डिफिनेशन प्रबल अम्ल किसी, तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर से इसको रिवाइज करा दे रहे हैं कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। तो ध्यान समझना है कि वे अम्ल जो जल में पूरी तरह से आयनित या वियोजित होते हैं उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखा गया है कि एसिड दैट कंप्लीटली आयनाइज और डिसोसिएट इन वाटर, ठीक, आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। कह रहा है कि खनिज से प्राप्त अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। जितने भी खनिज से अम्ल हम प्राप्त करते हैं ऐसे अम्ल कैसे होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक है, एसिड ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स आर आल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी जब हम लोग पीएच स्केल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जब पीएच स्केल में पढ़ेंगे तो ध्यान समझना है कि अगर उनकी वैल्यू 0 टू, ठीक है, 3.5 से क्या होगी? कम होगी। मैंने ऐसे एसिड, ठीक है, जिसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? 3.5 से क्या होगी? कम होती है, वह सभी कैसे होते हैं? तो वह सभी अम्ल आपके क्या बोले जाएंगे? स्ट्रांग होंगे। ठीक है, वह सभी अम्ल कैसे होंगे? माने वे अम्ल जिसकी पीएच रेंज कितना होगी? 0 से 3.5 के रेंज में होंगे, ऐसे सभी अम्ल कैसे होते हैं? तो वह सब स्ट्रांग एसिड बोले जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे, लेकिन जब पढ़ेंगे इसको पीएच स्केल के बारे में तो उसको समझ में आएगा। तो आपकी यह हेडिंग किसके बारे में थी? स्ट्रांग एसिड के बारे में थी। एग्जाम्पल भी लिखा दिया गया है, नोट कर लीजिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल है, HCl है, नाइट्रिक अम्ल है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है,
ये सब कैसे अम्ल बोले जाते हैं? तो ये सब प्रबल अम्ल बोले जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग को दूसरी हेडिंग पढ़नी है जिसमें हम लोग पढ़ना है दुर्बल अम्ल के बारे में। ठीक है, तो आपकी अगला हेडिंग होगी दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो आगे हेडिंग लिखिएगा दुर्बल अम्ल। ठीक है, वीक एसिड, हेडिंग आप लिखिएगा दुर्बल अम्ल, वीक एसिड। ठीक, नोट करिए सभी लोग वीक एसिड के बारे में, तो दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। ठीक, वीक एसिड, दूसरा हेडिंग रहेगी वीक एसिड। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। ठीक है, वीक एसिड। ठीक है, अब वीक एसिड किसे कहते हैं? तो लिखिएगा कि वे अम्ल जो जल में पूरी तरह से ठीक है, माने ऐसे अम्ल जो जल में, ठीक है, करा वियोजित नहीं होते हैं। ठीक है, या पूरी तरह से वियोजित नहीं होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। लिखिएगा कि वे अम्ल जो जल में पूरी तरह से या पूर्णतया पूरी तरह से लिखिएगा, माचिस खा ले जो वे अम्ल जो पूरी तरह से वियोजित, वे अम्ल जो पूरी तरह से वियोजित नहीं होते हैं, वे अम्ल जो पूरी तरह से वियोजित नहीं होते हैं, मान ऐसे अम्ल जो पूरी तरह से वियोजित नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे अम्ल जो पूरी तरह से वियोजित नहीं होते हैं उसे दुर्बल अम्ल, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है, ध्यान समझना कि ऐसे अम्ल जो जल में पूरी तरह से वियोजित ना हो, ऐसे अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ऐसा अम्ल जो पूरी तरह से कह रहा है कि आयनाइज और या डिसोसिएट ना हो, ऐसा अम्ल क्या बोला जाएगा? आपका दुर्बल अम्ल बोला जाता है। तो वही लिखा गया है कि वे अम्ल जो जल में पूरी तरह से वियोजित नहीं होते हैं उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, इंग्लिश में लिखा जाएगा। ठीक है, कि एसिड्स, ठीक है, एसिड्स दैट डू नॉट, एसिड्स दैट डू नॉट डिसोसिएट और आयनाइज, ठीक, इन वाटर, आयनाइज completely in water are called weak acid, उसे क्या कहते हैं? वीक एसिड कहते हैं। ठीक है, माने एसिड्स दैट डू नॉट डिसोसिएट और आयनाइज कंप्लीटली इन वाटर आर कॉल्ड, ठीक है, वीक एसिड। माने ऐसे अम्ल जो जल में पूरी तरह से वियोजित न हो, आयनित न हो, ऐसे अम्लों को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे अम्लों को हम लोग वीक एसिड बोला जाता है, दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा कि ऐसे अम्ल जो जल में पूरी तरह से वियोजित न हो, ऐसे अम्लों को हम लोग क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इसमें नोट पॉइंट नोट करिएगा। ठीक है, कि जो भी जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं, ठीक है, माने कार्बनिक अम्ल जो होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। कार्बनिक अम्ल, ठीक है, अर्थात बोला जाता है पादपों, कामा जंतु, या पादप लिखिएगा, पादप कामा जंतु
से प्राप्त जो अम्ल होते हैं, ठीक है, जंतु पादप कामा जंतु से प्राप्त अम्ल जो होगा, ठीक है, वो कैसे होते हैं, तो यह सब दुर्बल, माने कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। कार्बनिक अम्ल कैसे होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि पादप या जंतुओं से जितने भी अम्ल प्राप्त होते हैं वह कैसे अम्ल होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि वे अम्ल जो पादप या जंतुओं से प्राप्त होंगे वह सब कैसे होंगे, दुर्बल अम्ल होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिखिएगा कि, ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखिएगा कि एसिड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एनिमल्स आर वीक एसिड, ठीक है। माने कह रहा है कि जो पादप और जंतुओं से एसिड प्राप्त होते हैं, प्लांट्स और एनिमल से जो एसिड प्राप्त होते हैं वह कैसे एसिड्स होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। जबकि कह रहा था जो खनिजों से प्राप्त एसिड होते हैं वह सब कैसे एसिड्स होते हैं, तो वह सब आपके प्रबल अम्ल होते हैं। दोनों डिफरेंस समझिएगा कि जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं सभी कार्बनिक अम्ल कैसे होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। आप जितने भी कह रहा है कि धात्विक खनिजों से प्राप्त अम्ल होते हैं या खनिजों से जो प्राप्त अम्ल होते हैं वह सब कैसे होते हैं, तो प्रबल अम्ल होते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा सभी नोट पॉइंट को कि कार्बनिक अम्लों से जो प्राप्त अम्ल होते हैं वह कैसे होते हैं, कार्बनिक पदार्थों से जो प्राप्त होते हैं अम्ल वो कैसे होते हैं, ठीक है, वो आपके दुर्बल अम्ल होते हैं। या पेड़ पौधे या जंतुओं से जो प्राप्त अम्ल होते हैं वो कैसे होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के बारे में बात किया जाए तो HCN, एग्जाम्पल के बारे में बात करें हम तो ध्यान समझना, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, यह क्या है, दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल CH3COOH, यह भी क्या है, दुर्बल अम्ल है आपका। फार्मिक अम्ल FCOOH, यह भी क्या है आपका, यह सब दुर्बल अम्ल है, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा कि HCN हाइड्रोजन साइनाइड इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा, तो इसका नाम होता है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। एसिटिक अम्ल बोला जाता है, एसिटिक अम्ल बोला जाएगा, इसको बोलेंगे फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, ठीक है। ध्यान रखना है सब फार्मिक अम्ल होते हैं, ठीक है। H3PO4 हाइड्रोजन फास्फेट बोला जाता है, हाइड्रोजन फास्फेट, ठीक है। H3PO4 भी आपका क्या है, कार्बनिक दुर्बल अम्ल है। तो यह सब क्या होते हैं, ठीक है, यह सब दुर्बल अम्ल होते हैं, ठीक है। और होता है आपका, ठीक है, ध्यान रखना है कि ये सब क्या होते हैं, आपके दुर्बल अम्ल होते हैं। तो नोट कर लीजिएगा कि HCN हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, फार्मिक अम्ल हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन फास्फेट हो गए, ये सब क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं, ठीक है। एसिटिक अम्ल जानते हैं सिरका होता है, ठीक है, पौधों से प्राप्त किया जाता है, तो ये आपका क्या बोला जाएगा, एसिटिक अम्ल हो गया, माने पादप से प्राप्त हुआ। फार्मिक अम्ल चींटी, जो लाल चींटी होती है, बिच्छू होते हैं, उनके डंक में सब पाई जाती है, तो यह क्या है, फार्मिक अम्ल है, जंतु से प्राप्त है। तो इस प्रकार के जो अम्ल होते हैं वो सब क्या होते हैं, आपके एसिटिक अम्ल होते हैं। अरे इसको हम लोग बोलते हैं दुर्बल अम्ल बोलते हैं। और इनमें ध्यान रखना है कि जिसमें कार्बन पाया जाएगा वह सब कैसे अम्ल होंगे, वह सब दुर्बल अम्ल होते हैं। जैसे H2 हाइड्रोजन और कार्बोनेट लिख दें, H2CO3 लिख दें, यदि आपका क्या है, दुर्बल अम्ल है। देख रहे हैं कार्बन यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यदि आपका क्या है, आपका दुर्बल अम्ल है। लेकिन एक H3PO4 है, यदि लेकिन इसमें कार्बन तो नहीं, लेकिन फिर भी यह क्या है, दुर्बल अम्ल है। तो वही हम बताए हैं कि ऐसे अम्ल कार्बनिक पदार्थों से जो कार्बनिक पदार्थ की जो अम्ल होंगे या कार्बनिक जो अम्ल होते हैं, ठीक है, कार्बनिक अम्ल जो होते हैं वह सब कैसे होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। सभी कार्बनिक अम्ल बोले जाते हैं, ठीक है। यह सब कैसे होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। तो एग्जाम्पल इसका नोट कर लीजिएगा और देखिएगा इसमें थोड़ा से, ठीक, और कुछ एग्जाम्पल देखिएगा इसका, ठीक। और हम बात करें तो जैसे अब देखिएगा लैक्टिक एसिड, ठीक है, क्या होता है, लैक्टिक एसिड,
ठीक है, लैक्टिक एसिड। और एग्जाम्पल में बात करें, ठीक है, लैक्टिक अम्ल, ठीक है, एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है, जो भाई दूध में दही में पाया जाता है, ठीक है, इसका सूत्र होता है, ठीक है, C3H6, ठीक है, C3H6O3, ठीक है। लैक्टिक अम्ल जो होते हैं इसका सूत्र C3H6O3 होता है। अब यह भी आपका क्या है, कह रहा है कि दुर्बल अम्ल है, ठीक है, देख रहे हैं कार्बन युक्त जितने भी अम्ल होंगे सभी दुर्बल अम्ल होंगे, ठीक है। और याद रखिएगा सिट्रिक अम्ल, ठीक है, सिट्रिक अम्ल बोलेंगे, ठीक है, सिट्रिक अम्ल बात किया जाए, ठीक है। सिट्रिक एसिड जो होता है इसका सूत्र होता है, ध्यान समझना है कि जो सिट्रिक अम्ल होते हैं यह भी कैसा होता है, यह भी आपका दुर्बल अम्ल होता है, ठीक है, C6H8O7 होता है, यह भी क्या आपका, ठीक है, बताया था सिट्रिक जो नींबू संतरा हो गए, ठीक है, उसमें यह सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है, माने इसलिए उसको सिट्रिक फल बोलते हैं। तो उसमें भी कौन सा अम्ल होते हैं, तो ध्यान रखो दुर्बल अम्ल होते हैं जिसका सूत्र होता है C6H8O7। तो यह सब किसके एग्जाम्पल है, यह सब दुर्बल अम्ल की एग्जाम्पल है, नोट कर लीजिएगा कि दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे अम्ल, ठीक है, जो जल में पूरी तरह से वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, ऐसे अम्लों को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे अम्लों को दुर्बल अम्ल कहते हैं, ठीक है। ठीक, चलिए आगे कुछ नोट पॉइंट हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो यह अम्ल के प्रकार के बारे में था कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक को बोला जाता है प्रबल अम्ल, एक को बोलते हैं लोग दुर्बल अम्ल। तो अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, ठीक है। अब ध्यान समझना है कि अम्लों के जल में आयनन के कारण जो जब अम्लों को हम लोग क्या करते हैं, जल में वियोजित करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं, इसी कारण जो अम्ल होते हैं वो अम्लता को प्रदर्शित करते हैं। माने जो अम्ल होते हैं, अम्लों को जब जलीय विलयन में वियोजित किया जाता है तो उसमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है, करा कि जो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है इसी कारण जो अम्ल होते हैं वह किसको प्रदर्शित करते हैं, अम्लता को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसको नोट पॉइंट नोट कीजिएगा, ठीक है, कि अम्लों को जल में, ठीक है, अम्लों को जल में वियोजित वियोजित करने पर, अम्लों को जल में वियोजित करने पर हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन H+ आयन हो गया, वो हाइड्रोजन आयन करा है कि अम्लों को जल में वियोजित करने पर हाइड्रोजन आयन, ठीक है, उपस्थित होते या अम्लों में जल में वियोजित करने पर करा कि अम्लों को जल में वियोजित करने, करा कि अम्लों को जल में वियोजित करने करने पर लिखिएगा, करने पर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न या हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं, हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, करा अम्लों को जल में वियोजित करने पर हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं। जैसे होगा इसको जल में डिजोल्व किया जाएगा या डिसोसिएट किया जाएगा, उसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसी कारण, इसी कारण माने इसी हाइड्रोजन आयन के कारण, इसी कारण, इसी कारण अम्ल जो होते हैं, इसी कारण अम्ल अम्लीयता प्रदर्शित करते हैं, ठीक, इसी कारण अम्ल अम्लीयता प्रदर्शित करते
इसी कारण अम्ल अम्लता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कि अगर अम्लों को अगर हम जल में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, तो जो अम्ल होते हैं वो अपनी अम्लता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसमें नोट करिएगा। ठीक है, कि विभिन्न अम्लों की, ठीक है, विभिन्न अम्लों की जलीय विलयन में, विभिन्न अम्लों की जलीय विलयन में प्रबलता का, माने रिलेटिव स्ट्रेंथ बोलते हैं इसको, प्रबलता का, विभिन्न अम्लों की जलीय विलयन में प्रबलता का क्रम माने सबसे अधिक कौन अधिक प्रबल होगा। ठीक है, ठीक है, लिखा जाएगा। ठीक है, विभिन्न अम्लों की जलीय विलयन में प्रबलता का क्रम। ठीक है, तो सबसे अधिक प्रबल कौन होता है, ध्यान समझना, सबसे अधिक प्रबल कौन होगा, जलीय विलयन में HCl होता है। ठीक है, सबसे अधिक प्रबल कौन होता है, HCl होता है, माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इससे कम कौन होता है, तो ध्यान सुनना उसकी प्रबल। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल होता है। नाइट्रिक अम्ल से कम प्रबल कौन होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, इससे कम प्रबल कौन होता है, तो हम बोल सकते हैं एसिटिक अम्ल होता है, CH3COOH होता है। ठीक है, इससे कम कौन होता है, तो हम बोल सकते हैं आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, H2CO3 होता है। इससे कम कौन होता है, हाइड्रोजन साइनाइड होता है। यह सभी अगर पेपर में दे दिया रहेगा, इनकी प्रबलता के अकॉर्डिंग अगर इनको लिखने के लिए, ऑर्डर में लिखने के लिए, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं सबसे अधिक कौन होगा, HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। फिर इससे कम कौन होगा, नाइट्रिक अम्ल होगा। ठीक है, सबसे कम ध्यान रखना हाइड्रोजन साइनाइड होता है। तो वही लिखा गया है विभिन्न अम्लों की जलीय विलयन में प्रबलता का क्रम, माने जलीय विलयन में सबसे अधिक कौन प्रबल होता है, किसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ अधिक होती है। ठीक है, तो सबसे अधिक रिलेटिव स्ट्रेंथ किसकी होगी, तो हाइड्रोजन साइनाइड की होती है। ठीक है, ध्यान रखना सबसे अधिक रिलेटिव स्ट्रेंथ किसकी होगी। ठीक, इसको बोलते हैं प्रबलता को रिलेटिव स्ट्रेंथ। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ, सबसे अधिक रिलेटिव स्ट्रेंथ किसकी होगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ किसकी होती है। ठीक है, किस अम्ल की होती है, तो माने HCl की होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की होती है। फिर उससे कम किसकी होती है, करा के नाइट्रिक अम्ल की होती है। फिर उससे कम सल्फ्यूरिक अम्ल की। सबसे कम किसकी होती है, ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन साइनाइड की होती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। एक और हम लोग पॉइंट समझेंगे। ठीक है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ध्यान रखना किसकी होती है, सबसे अधिक रिलेटिव स्ट्रेंथ आपकी, ठीक है, HCl की होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की होती है। ठीक है, आगे एक नोट पॉइंट और लिखिएगा। एक और पॉइंट समझिएगा। ठीक है, कि हाइड्रोजन आयन मान H+ आयन आकार में बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, आकार में बहुत छोटे होते हैं। जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन आकार में बहुत छोटे होते हैं। छोटे आकार तथा उच्च आवेश के कारण, ठीक है, कारण कि हाइड्रोजन आयन आकार में बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, छोटे आकार छोटे आकार छोटे आकार तथा उच्च आवेश घनत्व के कारण जल के साथ के कारण जल के साथ, ठीक है, जल के साथ जुड़कर जल योजित माने हाइड्रो, ठीक है, जल योजित आयन का निर्माण करते हैं। जल योजित आयन, ठीक है, या हाइड्रेट जिसको बोलते हैं, हाइड्रेट आयन का निर्माण करते हैं जिसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, जिसे
हाइड्रोनियम, जिसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइड्रोजन आयन आकार में बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, जो हाइड्रोजन आयन होते हैं, हाइड्रोजन आयन आकार में बहुत छोटे होते हैं। छोटे आकार तथा उच्च आवेश घनत्व के कारण, माने आकार में बहुत छोटा है तो छोटे आकार के कारण कह रहा है कि इसका आवेश और घनत्व बहुत उच्च होता है, जिसके कारण यह जल के अणु के साथ जुड़कर कह रहा है कि जल योजित आयन का निर्माण करता है, जिसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, जिसे हाइड्रोनियम आयन किसे कहते हैं। तो हाइड्रोनियम आयन किसे कहा जाता है, तो कह रहा है कि जो हाइड्रोजन आयन होता है यह आकार में बहुत छोटा होता है, इसका आवेश घनत्व बहुत उच्च होता है। तो यह क्या करता है, यह जल के अणु के साथ जुड़ जाता है, जल के अणु के साथ जुड़कर हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। जैसे देखिए, कह रहा है कि जो हाइड्रोजन माने H+ आयन है, माने हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन। यह हाइड्रोजन आयन किसके साथ कर रहा है कि जल के अणु के साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, जल के अणु के साथ जुड़कर क्या करता है, तो कह रहा है कि हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है, H3। ठीक है, वो प्लस का निर्माण करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। ठीक है, तो यही बताया गया है कि हाइड्रोजन आयन आकार में बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तथा उच्च आवेश घनत्व के कारण जल के अणु के साथ जुड़कर जल योजित आयन का निर्माण करते हैं, जिससे हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। यह रिएक्शन भी लिख लीजिएगा कि H+ प्लस H2 मिलकर हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करेगा, H3O प्लस का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। आई होप आप सभी लोग को यह सब अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।